नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ अम्लों तथा उनकी उपस्थिति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, साइंस के क्षेत्र में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली स्लाइड की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी पहली स्लाइड में तो यहाँ आपको एक पीएच स्केल दिख रही होगी। ये जो कलर वाली है आपको दिख रही होगी, ये पीएच स्केल है। इसके अगर खोजकर्ता की बात करें अगर दोस्तों खोजकर्ता की, तो इसके खोजकर्ता थे सोरेनसन और इसकी खोज जो है 1990 में की गई थी। और इसका जो कार्य होता है, यानी जो पीएच स्केल का कार्य होता है, ये अम्ल व क्षार की पहचान करता है। यानी इस स्केल से अम्ल और क्षार पहचाना जाता है। अगर इस बात करें दोस्तों पीएच स्केल की, इसमें आपको कई सारे कलर दिख रहे होंगे और कई सारे नंबर दिख रहे हैं, जो कि नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों देखिएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 14 तक जा रहा है। यानी अगर प्रश्न पूछता है कि पीएच स्केल में जो अंक लिखे होते हैं कहां से कहां तक गए होते हैं, तो आप बताओगे 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल में अंक लिखे गए होते हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको बीच में 7 दिख रहा होगा। तो 7 का मतलब जो भी 7 पे पदार्थ आएगा जिसका पीएच मान 7 आएगा, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका पीएच मान 7 आ जाता है तो न्यूट्रल होता है। यानी ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। यानी किसी भी पदार्थ का अगर पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ना तो एसिड नेचर का होगा ना तो बेस नेचर का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 7 से कम अगर पीएच वैल्यू आई, कितनी आई दोस्तों? 7 से कम। अगर 7 से कम पीएच वैल्यू आई, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 7 से कम हुई तो कोई भी पदार्थ जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो किस नेचर का होगा? तो एसिड नेचर का होगा। किस नेचर का दोस्तों? एसिड, यानी अम्ल प्रकृति का होगा। 7 से कम पीएच मान जिस भी पदार्थ का आएगा 7 से कम, वो अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर बात करें दोस्तों 7 से अधिक अगर पीएच मान आ गया, किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक आ गया तो क्षार नेचर का होगा। किस नेचर का दोस्तों? क्षार, ठीक है, बेस नेचर का होगा। अगर 7 से कम हो गया तो ये अम्ल नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्ल प्रकृति का किस नेचर का होगा दोस्तों? अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। तो 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार, और 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों 0 से लेकर 2 तक जिस भी पदार्थ का पीएच मान आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, यानी प्रबल अम्ल होगा। और 3 से लेकर लगभग 7 तक, 7 से थोड़ा कम ही रहेगा, तो ये जो रहेगा आपका वीक एसिड होगा, यानी कि दुर्बल अम्ल होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा 14 से लेकर 12 तक जो भी पीएच वैल्यू आएगी पदार्थ की वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि प्रबल क्षार होगा। और यहाँ से 12 से कम और 7 तक जो भी क्षार होगा वो दुर्बल क्षार होगा, यानी वीक बेस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, या इसी से अम्ल व क्षार की प्रकृति का पता लगाया जाता है। हमने क्या देखा दोस्तों? जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा, कितना होगा दोस्तों? 7 होगा, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लिखा गया है। जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। कैसा होगा दोस्तों? अम्लीय होगा। और जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा ये क्षारीय होगा। कैसा होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। और अगर बात करें पीएच स्केल की खोज की, तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। कब की थी? 1990 में की थी। पीएच स्केल का कार्य क्या होता है? अम्ल व क्षार की पहचान करना। पीएच स्केल पर कहाँ से कहाँ तक लिखा गया होता है? तो आप बताएंगे 0 से लेकर 14 तक लिखा गया होता है। और बात करें न्यूट्रल कहाँ पे होता है? तो 7 पे न्यूट्रल होता है। और जब भी हम लोग अम्ल और क्षार मिलाते हैं, यानी अम्ल और एसिड और बेस, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, तो वो पदार्थ जो है न्यूट्रल हो जाता है और लवण तथा जल प्राप्त होता है। हमें लवण यानी कि सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। यानी आप एसिड और बेस को जब मिलाएंगे, एसिड और बेस को अगर आप मिला रहे हो तो आपको सॉल्ट तथा वाटर प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखेंगे दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत के बारे में देखने वाले हैं कि कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जो कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। अगर पहले की बात करें दोस्तों, एसिटिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे सिरके में। या फिर पूछेगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल। दूसरा है दोस्तों फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में या बर्रे के डंक में पाया जाता है। तो प्रश्न आएगा कि फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आप बताएंगे चींटी के डंक में या फिर बर्रे के डंक में। या फिर प्रश्न बन सकता है कि चींटी के डंक में या फिर बर्रे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप बताएंगे फार्मिक अम्ल। तीसरा देखिएगा दोस्तों,
साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में पाया जाता है या फिर संतरे में पाया जाता है। तो वही देखिए लिखा गया है नींबू कुल के फलों में, यानी नींबू या फिर संतरे में। तो पूछेगा अगर साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे नींबू या फिर संतरे में। या फिर पूछ सकता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे साइट्रिक अम्ल। अगला देखिएगा प्रश्न अगर पूछा जाए लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे जो लैक्टिक अम्ल होता है ये दही में पाया जाता है। लैक्ट का संबंध होता है दूध से, तो उसी से संबंधित ये होगा। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगर मान लीजिए पूछा गया दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे लैक्टिक अम्ल। और अगला प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये पालक अथवा टमाटर में, जो सागनुमा सब्जी होती है उसमें पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। तो पूछा जाए ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे पालक या फिर टमाटर में। या फिर पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे ऑक्जेलिक अम्ल। इसी के साथ साथ अगला देखिएगा दोस्तों इस बार स्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है या फिर विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी या फिर स्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। उसके बाद नींबू में, ऐसे ही कुछ खट्टे फलों में, ठीक है, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, स्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है या विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, आंवले में या फिर नींबू में या फिर खट्टे फलों में। या फिर पूछेगा कि विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, आप बताएंगे आंवले में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले कि टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल आप बताएंगे इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ कहाँ दोस्तों? इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। या फिर पूछ लेगा कि इमली में कौन सा तत्व पाया जाता है या फिर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे टार्टेरिक अम्ल। तो देखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अगर एसिटिक अम्ल पूछेगा तो सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल पूछेगा तो चींटी के डंक में या बर्रे के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पूछेगा तो नींबू कुल के फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पूछेगा तो ये दही में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल पूछेगा तो ये पालक अथवा टमाटर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर विटामिन सी पूछेगा तो आंवला या फिर नींबू या फिर खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल पूछेगा तो ये पाया जाता है इमली, अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में। या फिर पूछेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे टार्टेरिक अम्ल। चलिए दोस्तों अब इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न यहाँ से आपका चालू है। पहले प्रश्न में पूछा गया है जो नमक का पीएच मान होता है कितना होता है, तो आपको हम 2 सेकंड देंगे, आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम तो बताने वाले हैं। तो अगर नमक की बात करें दोस्तों पीएच वैल्यू की, तो आप बताइएगा आप कि 6.4 होता है या 7 होता है या फिर 7.4 होता है या फिर 5.5 होता है। राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों, आपके पास 2 सेकंड का समय है, बताइएगा। तो अगर बात करें दोस्तों नमक के पीएच वैल्यू की, तो इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7। कितना होता है? 7। आप कहेंगे कितना होता है? 7। ठीक है दोस्तों, ये उदासीन होता है, यानी ये क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 है। 7 पे कोई भी पदार्थ न्यूट्रल होता है। अगर 6.4 की बात करें दोस्तों, 6.4 की, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर 7.4 की बात करें दोस्तों तो इसको भी आप बताइएगा, या फिर इसको हम ये बता दे रहे हैं जो 7.4 होता है ये आपका रक्त का पीएच मान होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों है जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों जल का पीएच मान कितना होता है। तो अगर जल के पीएच मान की बात करें दोस्तों तो जल भी जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो जल का पीएच मान हो जाएगा, जल का पीएच मान आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। जल का पीएच मान 7। वहीं पे अभी हमने बताया कि 7.4 जो होता है ये रक्त का होता है। किसका होता है दोस्तों? 7.4 जो होता है रक्त का पीएच मान होता है। और हमने पूछा था आपसे 6.4, तो जो 6.4 होता है दोस्तों ये दूध का पीएच मान होता है। किसका होता है? दूध का 6.4, और जल का आपका 7 हो जाता है। 7.4 आपका रक्त का हो जाता है। तो रक्त देखिएगा हल्का क्षारीय होता है, दूध जो होता है हल्का अम्लीय होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है दोस्तों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो अभी हमने पीछे ही बताया दोस्तों जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4। हमने 6.4 बताया है दूध का। किसका बताया है दोस्तों? दूध का। 7 हमने बताया जल का और नमक का। 7 किसका होता है? जल का और नमक का। 6.4 किसका होता है? दूध का। 7.4 किसका है? तो होता है, तो आप बताएंगे रक्त का पीएच मान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है, जल्दी बताएंगे दोस्तों, आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो दूध के पीएच मान की बात करें दोस्तों तो अभी हमने पीछे ही आपको बताया दूध का जो पीएच मान होता है, दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। ये हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय। 7 हमने बताया दोस्तों, 7 पीएच वैल्यू जो हमने बताया ये जल का होता है, जल का होता है और नमक का होता है। किसका किसका होता है? जल का और नमक का। 7.4 हमने बताया दोस्तों ये रक्त का होता है। किसका होता है? रक्त का होता है। तो आपका हो गया दूध का 6.4, जल और नमक का हो गया 7.4 हो गया रक्त का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी से बताइएगा। जो सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा क्या होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा क्या होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा क्या होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा क्या होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों, ये होता है 2.4।
कितना होता है दोस्तों, सिरके का पीएच मान जो होता है 2.4 होता है, यानी ये अम्लीय प्रकृति का होता है सिरका। कितना पीएच मान होता है, 2.4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे शराब का कितना होता है। तो जो शराब का पीएच मान होता है दोस्तों, ये होता है 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8। अभी हमने बताया 6.4 जो होता है ये दूध का होता है। किसका होता है दोस्तों, दूध का। 6.4 किसका होता है, दूध का। और अगर बात करें शराब की कितना होता है दोस्तों, 2.8। इसके पहले हमने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, सिरके का कितना होता है, तो सिरके का 2.4 होता है। सिरके का कितना होता है, 2.4। तो देखिए यहाँ भी 2.4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये किसका है, सिरके का। सिरके का 2.4, सिरके का 2.4 और शराब का 2.8। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप जल्दी से बताएंगे समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। आपके पास 2 सेकंड है। तो बात करें अगर 6.4 की, तो ये तो दूध का है दोस्तों, तो ये तो हो नहीं सकता। 7 जल का है, नमक का है, जल का है, नमक का है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो ये 8.4 जो है ये समुद्री जल का है। समुद्री जल का, ये शुद्ध जल का। 7 जो होता है ये शुद्ध जल का होता है। समुद्री जल का कितना होता है, 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4, शुद्ध जल का पीएच मान 7, नमक का पीएच मान 7 और दूध का पीएच मान 6.4। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है। आपके पास 2 सेकंड है, आंसर जल्दी से बताइएगा। लार का पीएच मान कितना होता है, लार का जल्दी से बताइएगा। तो अगर लार की बात करें दोस्तों, तो जो लार का पीएच मान होता है ये 6.5 होता है। कितना होता है दोस्तों, लार का पीएच मान 6.5 होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 6.5 होता है। और अभी हमने बताया आपसे कि अगर 6.4 होता तो ये दूध का हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगर 7 होता तो नमक और जल का हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है। तो आप जल्दी से आंसर बताएंगे यूरिन का पीएच मान कितना होता है। तो अगर बात करें दोस्तों यूरिन के पीएच मान की, तो यूरिन का पीएच मान जो होता है 6 होता है। कितना होता है दोस्तों, यूरिन का पीएच मान जो होता है 6 होता है। तो अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यूरिन यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 6। 7 हमने बताया है जल का और नमक का, ये 7 होता है। 7.4 हमने बताया है किसका दोस्तों, रक्त का। 7.4 हमने बताया है रक्त का। और 6.5 अभी हमने बताया पीछे वाले क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों ये लार का 6.5, लार का हो गया 6.5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर यूरिन का पूछेगा तो 6 और जल नमक का 7, 7.4 रक्त का और लार का हो गया 6.5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो जो नींबू का पीएच मान होता है दोस्तों, ये 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2। तो अगर पूछा जाए कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.2। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों, यहीं पे बात करें सिरके की, सिरका का होता है 2.4। सिरके का कितना होता है, 2.4। और अगर बात करें शराब की, शराब का होता है 2.8। तो नींबू का याद रखिएगा 2.2, सिरके का याद रखिएगा 2.4 और शराब का याद रखिएगा 2.8। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉफी का पीएच मान कितना होता है। तो जो आपका कॉफी का पीएच मान होता है, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों कितना होता है। आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो कॉफी का पीएच मान जो होता है दोस्तों, कॉफी का जो पीएच मान होता है ये 4.5 से 5.5 के अंतर्गत होता है। कितना होता है दोस्तों कॉफी का पीएच मान, तो 4.5 से 5.5 के बीच होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कॉफी का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 4.5 से 5.5 के बीच। अगर हम बात करें दोस्तों 4 से 5 के बीच किसका पीएच मान होता है, तो जो 4 से 5.5 के बीच होता है या 5 के बीच होता है, तो ये बियर का लगभग होता है। बियर का लगभग 4 से लगभग 5.5 तक, या आप बोल सकते हो 4 से 5 तक, ये बियर का पीएच मान होता है। और 6.4 जो होता है दोस्तों, ये दूध का पीएच मान होता है, दूध का। और लार की बात करें तो 6.5 होता है, लार का 6.5 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर यूरिन का पूछे तो यूरिन का 6 होता है। टमाटर के जूस का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर के जूस का पीएच मान जो होता है दोस्तों, ये होता है 4.5 से 5.5। टमाटर के जूस का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है। ये जो होता है 7.4 ये रक्त का होता है। और जो 4 से 5 होता है दोस्तों, जो 4 से 5 होता है ये बियर का होता है। किसका होता है दोस्तों, बियर का। बियर का 4 से 5, 4.5 से 5.5 होता है टमाटर का। 7.4 होता है आपका होता है 7.4 रक्त का। किसका होता है दोस्तों, रक्त का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, बियर का पीएच मान कितना होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है, तो अभी हमने बताया दोस्तों कि जो बियर का पीएच मान होता है 4 से 5 के बीच होता है। कितना होता है, 4 से 5 के बीच। 6 की बात करें तो ये यूरिन का है, यूरिन यानी मूत्र का पीएच मान है, यूरिन का पीएच मान है। 7 की बात करें तो ये नमक और जल का है। 7.4 की बात करें तो ये रक्त का है। और अगर
अगर बात करें 4 से 5 के बीच तो यही बियर का आपका पीएच मान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7 तो होता है दोस्तों पानी का, यानी जल का और नमक का, और उसके बाद 7.4 हो जाता है आपका रक्त का, और ये जो 6.5 से 7.5 है, इसी के बीच आंसू का पीएच मान होता है। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 5.5 के बीच। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि योग्य मिट्टी जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो जो कृषि योग्य मिट्टी होती है आपकी, अच्छी फसल जहाँ पे पैदावार होगी, उसका पीएच मान आपका हो जाता है 5.5 से आपका हो जाएगा दोस्तों 5.5 से 7 के बीच। अगर अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो उसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच रहेगा, यानी लगभग आपका 6.4 6.5 इसी के लगभग रहना चाहिए, यानी इसी के औसत के बराबर लगभग होना चाहिए, तो मिट्टी अच्छी उपजाऊ होगी। किसके औसत के बराबर? आपका 5.5 से 7 के बीच, यानी आप ऐसे करोगे 5.5 प्लस में 7/2 कर दोगे, तो यानी हो जाएगा आपका लगभग 7 5 12/2, यानी 6.5 के नजदीक लगभग होना चाहिए, तो मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी। इतना पीएच वैल्यू होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर 16वां प्रश्न है दोस्तों, क्या है देखिएगा, पूछा जा रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी हमने फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में देखा था, चींटी के डंक में जो है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, तो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल ये आपका जो होता है, ये आपका दही में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों साइंस के, जो आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन सबको याद कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।